हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल अभियान सिविल सर्विसेज। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। हिंदी में इसी क्लास को देखने के लिए आप हमारी हिंदी की वीडियो देखें और हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices पर लॉगिन करके इसके विभिन्न और भी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। 6 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आपके टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर डील करेंगे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी, वो ऑर्गेनाइज हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? इंडिया में हुई थी और इंडिया ने ये 9वीं बार जीता है और 9th टाइम आप 14 टाइम ये जो चैंपियनशिप है ये हुई है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। माई सेल्फ धनंजय सिंह एंड आई विल ट्राई टू मेक योर इंग्लिश क्लासेज ऑल्सो वेरी easy in for current affairs. That's why I am making it a very separate video uh, on daily basis. Let us discuss in detail. The SAF championship were organized in India from 22nd June to 4th July. The 14th edition of SAF championship was held in India. तो ये 14th edition था, इसको आप याद रखेंगे। साथ में the final match was played between India and Oman at the श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु। तो आपको याद रखना है बेंगलोर के कांतिरावा स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। बस ये लास्ट फाइनल ओमान के बीच था, 14th एडिशन था और साथ ही साथ इसमें ओमान को भारत ने हराया। और इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ओमान को भारत ने कितने गोल से हराया? इंडिया रिमेन अनडिफिटेड थ्रू आउट द चैंपियनशिप और भारत ने कोई भी मैच नहीं हारा। इंडिया हैज वन दिस चैंपियनशिप 9th टाइम out of 14 SAF championship so far. The best goalkeeper award was given to the Bangladesh Anisur Rahman Zico. अनिसुर रहमान जीको को दिया गया। इंडियाज सुनील छेत्री वाज नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टॉप गोल स्कोरर ऑफ द चैंपियनशिप। आपको पता है कि सुनील छेत्री जो है भारत के बहुत ही भरोसेमंद और बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के में इनका अलग ही रिकॉर्ड है। द टाइटल ऑफ फेयर प्ले अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू द नेपाल टीम फुटबॉल टीम। Total 7 teams, namely Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, participated in SAF Championship 2023. It is a biennial football, यानी कि ये द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार होता है बिनाइयल फुटबॉल कंपटीशन। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शंस रिपोर्ट आई है डिजास्टर के लिए। अभी आपने देखा कि 4 जुलाई को यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है, उससे एक दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को वर्ल्ड का वार्मेस्ट डे यानी कि सबसे गर्म दिन जो है वो रिकॉर्ड किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में लेट अस डिस्कस इन डिटेल about this report. According to the US National Center for the Environmental Protection report released in July 2023, 3rd July 2023 was the hottest day globally, यानी कि पूरे विश्व में वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पे सबसे गर्म दिन था। ऑन 3rd जुलाई द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्रॉस 17 डिग्री सेल्सियस, जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2016 में लास्ट जो सबसे गर्म हॉटेस्ट डे था वह 16.92 यानी कि 16.92 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। साइंटिस्ट आर considering El Nino as the reason for the increase in global average temperature. अब what is El Nino? El Nino आप इंडियन मानसून जब भी आप पढ़ते हैं डिटेल में तो आपको पता है कि एल नीनो और ला नीना का हमें अलग से अध्ययन करना होता है। यह एक प्रकार की जलधारा है जो कि क्या करती है अमेरिका आदि के क्षेत्रों में रीजन्स में क्या करती है, वो हॉट वेव्स का यानी कि वहां पर सूखे की संभावना बढ़ जाती है। और हमारा मानसून जो है वह क्या होता है, एल नीनो जो ला नीना की कंडीशन है, एल नीनो में हमारा मानसून जो है वो डाउन हो जाता है। और इधर जो है तो ये अभी जो है एल नीनो का प्रभाव क्या है इस पर आप जो है इस वर्ष की आईएमडी की रिपोर्ट है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। दैट इज वाई यूएसए इज स्कॉर्चिंग विद हीट वेव डोम। हीट वेव डोम एक टर्म है और एल नीनो है, दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों होता है और ला नीना क्या होता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बारे में। हीट वेव डोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ वार्म ओशन एयर।
हीट डोम कैसे आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी आप डिटेल में देखेंगे। लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज बिलोंग्स फ्रॉम द एसीओ, यानी कि आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग्स। तो जो भी हेड्स हैं, ये 2022 का बैनर लगा हुआ है। इस बार जो है ये मीटिंग जो है वो क्या हुई है, ऑनलाइन हुई है, ठीक है ना, ऑनलाइन हुई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इंडिया जो है इसका चेयरमैन था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। और अगला जो चेयरमैन किसको बनाया गया है दोस्तों, अगले चेयरमैन कजाकिस्तान को बनाया गया है, तो उसके बारे में भी। और एक इन्वायरमेंट ईयर घोषित किया गया 2022 को ऑन 4 जुलाई। अब उसी दिन आप देखेंगे 4 जुलाई यानी कि यूएस के जो इंडिपेंडेंस डे के दिन ही एसीओ हेड्स की मीटिंग हुई, वर्चुअली हुई, ठीक है ना, ये ऑनलाइन या वर्चुअली हुई। This meeting was chaired by India. That is why it is important for us. The New Delhi Declaration was adopted in this meeting. This meeting is called by the adoption of New Delhi Declaration. According to this declaration, the member states will develop a common approach to create a unified list of terrorist, separatists एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिफाइड लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें कॉमन अप्रोच रखना है। अब आप देखेंगे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान आल्सो मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है हमें ध्यान ये रखना होगा कि ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया ने कब एसीओ ज्वाइन किया था। उसी साल पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दिस मीटिंग इट वाज एग्रीड टू डिक्लेयर द ईयर 2024 एज द एसीओ एनवायरनमेंट ईयर। With this declaration, the chairmanship of ACO was handed over to Kazakhstan. ACO was established in the year 2021. There are 9 members in ये 9 मेंबर कंट्रीज अभी है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताना है कि भारत ने एसीओ कब ज्वाइन किया था, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो एक रिपोर्ट आई है WTO की दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट का शेयर था वो 2002 में 2% था, जो बढ़ करके कितना हो गया है 2022 में 4.4%, यानी कि डबल हो गया है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल दिस आर्टिकल। India's share in global service exports into July 2023, the World Bank and WTO released data on India's share in global service exports. अब ये डेटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें जो है नेशनल पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना होगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा डेटा हो गया। 2002 में जो 2% था, ठीक है ना, 2%, वो 2022 में यानी कि 20 साल बाद जो है 4.4% एक्सपोर्ट का परसेंटेज हो गया। दैट इज वेरी बिग जंप फॉर इंडिया। द कंट्रीज लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज हम हैं, हमारे पास जो है इंपोर्ट के ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया शेयर इन ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2% इन 2005, सॉरी दिस इज 2005, in to 4.4% in 2022. Thus, India's share of global commercial service exports has doubled in last 17 years. तो last 17 years में हमारा क्या हुआ है, हमारा शेयर जो है वो एक्सपोर्ट शेयर, कॉमर्शियल शेयर जो है वो डबल हो चुका है। चाइना शेयर हैज आल्सो डबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट द आपको पता है कि चाइना का शेयर बहुत ही ज्यादा है, मेरे ख्याल से वो 10% से भी ज्यादा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम भी रन कराए जाते हैं, आप इसको हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। आप दोस्तों, ये हमारा एक हिंदी मीडियम के लिए RO BEO के लिए कोर्स है, जो कि आप जो है 2873 रुपये में मात्र इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो 9000 से ज़्यादा है, 9500 आपको दिख रही है, ठीक है। ये कुछ ही दिनों के लिए है, 2 ही 3 दिन के लिए ये है। इसमें आपको सारे ये फीचर्स दिए गए हैं, वो सभी मिलेंगे। इससे हिंदी ऑब्जेक्टिव सभी कुछ इसमें कराया जाएगा, ठीक है ना। यूपीपीएससी मेंस के लिए दोस्तों एक क्रैश कोर्स चल रहा है, वो शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, जिसकी फीस मात्र 3735 रुपये है। साथ ही दोस्तों एक हमारा कोर्स है आपके एसे राइटिंग का, वीकली एसे राइटिंग का, जिसमें 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
25 से अधिक लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, और साथ ही आपको 25 मॉडल आंसर मिलेंगे, और वैल्यूएशन आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारे ऑप्शन जो है गुरु 30 आप कोड यूज करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, नहीं तो इसकी फीस जो है 3500 है, ठीक है ना। और हमारा सार्थक टेस्ट सीरीज है जिसकी फीस जो है 7500 है, लेकिन अभी आपको एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 2514 होगा। जो आपको अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज थी वो 3500 के आसपास थी, उसका जो है 30% और एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सार्थक टेस्ट सीरीज जो है हमारी बहुत ही वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज होती है, जो 28 फुल टेस्ट होते हैं, जिसमें से लगभग 70 से 80% प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। 45 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज में मिलेंगी। टोटल 28 टेस्ट होंगे, 18 हिंदी के, जीएस के और 18 जीएस के, हिंदी के 5 और एसए के 5 होंगे। वीकली कॉपी का एवेल्यूशन होता है, पर्सनल मेंटरशिप होती है, और साथ ही दोस्तों अपडेटेड मैटर्स भी मेंस के मिलते हैं। दोस्तों एक और कोर्स है हमारा, ये जो है प्री कम मेंस का फाउंडेशन बैच है हिंदी मीडियम के लिए। इसमें आप जो है ये सारे फीचर्स ले सकते हैं। ये सारे क्लासेस 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये भी चर्चा में है, क्योंकि डोंग्यू को इसका एक्सटेंशन फिर से दे दिया गया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेट अस डिस्कस इन डिटेल। Food and Agriculture Organization is a specialized organization of the United Nations. In July 2023, Qu Dongyu of China has been selected as Secretary General of FAO. His education has been unopposed. His election has been unopposed, यानी कि उन्हें निर्विरोध क्या किया गया है, निर्वाचित किया गया है। Q Dongyu has been elected to the post of Secretary General of FAO for the second consecutive term. और आपको पता ही है कि ये 2 बार ही कोई भी रह सकता है। His 4-year term will begin on August 1st. Any person can remain on the post of Secretary General of FAO only for a maximum of 2 times. Q Dongyu was first elected Secretary General of FAO in the year 2019 और ये सेकेंड टाइम उनका इलेक्शन हुआ है। FAO was established in the 1945 the Quebec city of Canada, but its headquarter is in Rome. ठीक है ना, आप जो है रोम इटली में है, अब कनाडा के क्यूबेक सिटी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये रही FAO से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आपको क्या क्या याद रखना है, क्यू डोंग्यू हैं इसके नेक्स्ट, यानी कि इनका कार्यकाल यानी कि इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, फिर से सेकेंड टाइम ये किए गए हैं, और ये 4 साल और रहेंगे। 1 अगस्त को ये अपनी पोस्ट पर, ये चाइना से संबंधित हैं, और FAO की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 में, और क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो रोम इटली में। चलिए, another very important person in news, chief selector of the Indian cricket team has been nominated to the Ajit Agarkar. Ajit Agarkar was a very good bowler as well as a all-rounder. Also, he can bat. तो ये जो है काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को दरकिनार करके इन्होंने अपना स्थान बनाया। अजीत अगरकर बहुत ही हम्बल और डिसेंट क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। फॉर्मर इंडियन बॉलर अजीत अगरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन जुलाई 2023। अजीत अगरकर हैज़ रिप्लेस चेतन शर्मा। चेतन शर्मा काफ़ी दिनों से विवाद में भी रहते थे। ऑन दिस पोस्ट अजीत अगरकर इज करेंटली द असिस्टेंट कोच ऑफ दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल के असिस्टेंट कोच IPL में हैं। द मेन सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी नाउ कंसिस्ट ऑफ अजीत अगरकर चेयरमैन, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अनकोला एंड श्रीधरन शरथ। तो ये लोग हैं आपके पूरे सिलेक्शन टीम में। आपको अजीत अगरकर का नाम याद रखना है, चीफ सेलेक्टर बनाए गए हैं ये। नेक्स्ट, अनदर पर्सन इन न्यूज, जीन्स स्टोलनबर्ग। जीन्स स्टोलनबर्ग क्यों चर्चा में, क्योंकि इनके भी जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है 1 साल, और नाटो के ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें नाटो का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी को पता ही है, इन जुलाई 2023 द टेन्योर ऑफ नाटो सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोलनबर्ग हैज बीन एक्सटेंडेड वंस अगेन। Now Jens Stoltenberg will remain on this post for 1 more year. Now Jens Stoltenberg will remain on this post of NATO Secretary
North Atlantic Treaty Organization. This is the full form of NATO. Secretary General till 1st October 2022. Stoltenberg's term was extended for a year in February 2022, immediately after the Russia's invasion of Ukraine. यूक्रेन पर हमला के बाद ही इसको इनके इनके कार्यकाल को क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था. नाटो इज अ रीजनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. It was established in 1949. It is its headquarter in Brussels, Belgium. Its latest member is Finland. ठीक है ना, फिनलैंड और स्वीडन ने अभी इसको किया था, ज्वाइन करने की प्रक्रिया ज्वाइन की थी, और 31 मेंबर इसके हो चुके हैं अभी. लास्ट लेटेस्ट जो है वो फिनलैंड है. ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे. नाटो सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन्स स्टोलनबर्ग, और ये रहेंगे 2024 तक. दोस्तों हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, यू कैन ज्वाइन. हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए विभिन्न प्रोग्राम है, क्योंकि आर में हिंदी मीडियम का ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हिंदी में ही ये पूरा प्रोग्राम चलता है. जीएस की कुछ क्लासेज हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं. ये यहाँ पर हमारे दोस्तों 75 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है मेंस का, रामबाण बैच. इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 3735 में. और दोस्तों यहाँ पर 1050 में आप वीकली एस्से राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं. वीकली एस्से राइटिंग के साथ साथ हमारा सार्थक टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज के साथ ही 1.5 साल के लिए आप जो है हमारा फाउंडेशन बैच भी प्रीकम मेंस ज्वाइन कर सकते हो. तो ये रही कंप्लीट जानकारी. मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. धन्यवाद दोस्तों.